Assalamualaikum everyone. I hope you all are doing absolutely fine. So guys, this is our third lecture of Physics 5054 P1 past paper session, ठीक है। और इससे पहले ऑलरेडी मैं 2 सेक्शन कंडक्ट कर चुका हूँ, इसी चैनल पे हैं और वही अभी 2 लेक्चर्स अपलोड हुए हुए हैं और उनमें मैंने 2023 के मई जून के दोनों वेरिएंट्स की वीडियोस डाली थी। इंशाल्लाह टुडे वी विल बी डूइंग मई जून 2022 5054 पेपर 1 वेरिएंट 2 का पेपर, ठीक है। एंड वी हैव 1 आवर फॉर दिस क्वेश्चन पेपर। ओके, वन मोर थिंग गाइस, आई विल बी एक्सप्लेनिंग एवरी क्वेश्चन इन उर्दू बिकॉज मुझे पता है कि आप लोगों के लिए जो होता है उर्दू में समझना। अगर आप लोगों को इंग्लिश में समझना है तो जस्ट लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन। इंशाल्लाह मैं इंग्लिश में समझा दिया करूँगा, मैं दोनों में समझा दिया करूँगा जैसे आपको इजी लगेगा, ठीक है। सो लेट्स जस्ट स्टार्ट बिकॉज वी डोंट हैव टाइम, सो टाइम वेस्ट के बगैर स्टार्ट करते हैं। ओके, सो याद मैंने क्या कहा था, मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर से कहा था कि भाई हाईलाइटर आपको नहीं अलाउड होता है, लेकिन आप पेंसिल ले लिया करो और पेंसिल से ना इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को अंडरलाइन करते जाया करो। उससे क्या होगा कि आपको बार बार क्वेश्चन रीड करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और आपको आराम से जो है ना बार बार मतलब क्वेश्चन समझ आ जाएगा, क्वेश्चन की डिमांड्स क्या है, ठीक है। ओके, सो अ फोर्स ऑफ 3 न्यूटन की फोर्स एंड अ फोर्स ऑफ 4 न्यूटन और 4 न्यूटन की फोर्स एक्ट ऑन एन ऑब्जेक्ट, ठीक है। What is the maximum possible resultant of these two forces? So now what is resultant force? हमें पता है कि भाई whenever there is an object and there is more than one forces acting on that object, तो हम उसका resultant force निकालते हैं, ठीक है। जब भी हमारे पास एक ऑब्जेक्ट हो एंड उसके ऊपर मोर देन वन फोर्सेज एक्ट कर रही हो तो हम क्या करते हैं, रिजल्टेंट फोर्स निकालते हैं। अब लेट्स सपोज दिस इज माय ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब वो जो रिजल्टेंट फोर्सेज है ना वो क्या होता है, वो पैरेलल भी हो सकती हैं, वो परपेंडिकुलर भी हो सकती हैं, ठीक है। वो दोनों जैसे हो सकती है, परपेंडिकुलर भी हो सकती हैं और पैरेलल भी हो सकती हैं। हमने मैक्सिमम फाइंड करना है। अब हम मैक्सिमम रिजल्टेंट फोर्स कैसे निकाल सकते हैं? अच्छा भाई, अब मैक्सिमम का मतलब क्या है कि भाई ज़्यादा से ज़्यादा कितनी फोर्स प्रोड्यूस कर सकते हैं दोनों फोर्सेस। अब हमें डायरेक्शन नहीं बताइए। अब वो फोर्सेस जो हैं ऐसे भी हो सकती हैं, अब वो फोर्सेस जो हैं वो पैरेलल भी हो सकती हैं, इस तरह भी हो सकती हैं, ऑपोजिट में भी हो सकती हैं। तो हमने मैक्सिमम बताना है जो कि मैक्सिमम रिजल्टेंट फोर्स को प्रोड्यूस कर सकती है, ठीक है। सो अब मैक्सिमम कैसे निकालेंगे? हमें पता है कि अगर वो दोनों फोर्सेस यकसा हो जाए, क्या मतलब, सेम डायरेक्शन में जाएं, सेम डायरेक्शन में लगें और एक दूसरे के पैरेलल हो जाए ना। अब लेट्स सपोज कि आप एक बॉक्स को धक्का लगा रहे हो एंड आपका फ्रेंड आपके साथ शुरू हो जाए ना। दोनों जैसे आप 10 न्यूटन की लगा रहे हो, 20 की लगा रहे हो, 20-10 मिल जाएगी और ज़्यादा फोर्स बनेगी ना, आप आराम से बॉक्स को पुश कर पाओगे। लेकिन जैसे आप उसको आगे की तरफ पुश कर रहे हो, आपका दोस्त पीछे की तरफ पुश कर रहा है, तो वो तो सारी कैंसिल आउट हो जाएगी। और अगर परपेंडिकुलर भी लगाते हो तो इतनी फोर्स एक्सर्ट नहीं होती है, ठीक है। तो मैक्सिमम पॉसिबल रिजल्टेंट फोर्स के लिए क्या इंश्योर करना जरूरी है कि भाई आपकी दोनों फोर्सेस जो है पैरेलल हो और दोनों एक ही डायरेक्शन में हो, ठीक है। बिकॉज क्या होता है कि वो ऐड हो जाती है ना, तो क्या होता है, वो ऐड हो जाती है। अच्छा लेट सपोज करो मैंने कहा कि भाई ऐसे कर लिया, आप कहते हो मैं 4 न्यूटन है, ये 3 न्यूटन है। अभी 3+4 हो जाएगा, 3+4 हो जाएगा 7 न्यूटन हमारी मैक्सिमम पॉसिबल रिजल्टेंट फोर्स है वी कैन प्रोड्यूस बाय दीज टू फोर्सेस, ठीक है। सो सी इज आवर आंसर। ओके, a length of copper wire, a length of copper wire is liberated, ठीक है। लेंथ क्या है, 0.5 मीटर्स मतलब 500 सेंटीमीटर। और ये क्या है, 0.5 मिलीमीटर मतलब 0.05 सेंटीमीटर, ठीक है। विच इंस्ट्रूमेंट्स आर मोस्ट सुटेबल टू मेजर एक्यूरेटली लेंथ एंड द डायामीटर ऑफ द वायर, ठीक है। हमें पता है कि भाई जब भी कोई लेंथ मीटर के अंदर अंदर हो ना, मतलब 10 सेंटीमीटर से लेके 1 मीटर तक हो, तो हम क्या यूज़ करते हैं, या तो मीटर टूल यूज़ करते हैं या फिर मेजरिंग टेप यूज़ करते हैं। और मिलीमीटर्स में खासकर डायमीटर निकालने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, माइक्रोमीटर स्क्रू गेज, ठीक है। तो देखते हैं क्या हमारी डिमांड्स पूरी हो रही है कि नहीं। अच्छा, अब ऐसे समझो करो भाई, ए हमें क्या कह रहे हैं, ए हमें कह रहा है मैं आपको मीटर रूल दूंगा और मैं आपको मीटर रूल दूंगा, मतलब एक मीटर रूल ही दूंगा। क्या आप इस वायर की लेंथ और डायमीटर फाइंड कर सकते हो? चलो मीटर रूल से हम लेंथ फाइंड कर ली, लेकिन डायमीटर थोड़ी ना फाइंड कर सकते हैं। ये 0.01 सेंटीमीटर की प्रिसीजन चाहिए हमें, लेकिन हमारे पास सिर्फ 0.1 तक जो है ना प्रिसाइज वैल्यू आ सकती है मीटर रूल से, ठीक है। तो ये तो गलत हो गया। अच्छा, अब बी कह रहा है कि मैं आपको मीटर रूल दूंगा लेंथ के लिए। चलो मीटर रूल से लेंथ मेजर कर ली ना, 500 सेंटीमीटर है, हम आराम से मेजर कर लेंगे। और डायमीटर के लिए मैं आपको माइक्रोमीटर देता हूँ। अब डायमीटर के लिए मैं पता है मिलीमीटर में लेंथ है, ऊपर से डायमीटर है बोल का, ये डायमीटर है, तो माइक्रोमीटर तो आराम से निकाल लेगा ना। तो
ये चॉइस बिल्कुल सही है, लेकिन बाकी भी पढ़ लेना है, ठीक है, बाकी पढ़ते हैं। ओके, अब सी कहता है कि मैं आपको कैलिपर दूंगा, क्या कैलिपर से हम 500 सेंटीमीटर की लेंथ निकाल सकते हैं? नहीं भाई, हम कैलिपर से कभी भी 500 सेंटीमीटर की लेंथ नहीं निकाल सकते हैं। इट्स काइंड ऑफ इम्पॉसिबल, क्योंकि वो सिर्फ 10 सेंटीमीटर तक हमें दे सकता है वैल्यू, ठीक है। तो ये भी गलत हो गया और ये भी गलत हो गया, कैलिपर भाई हम ले ही नहीं सकते लेंथ के लिए ना। अच्छा, द ग्राफ शोज स्पीड टाइम ग्राफ, द ग्राफ शोज स्पीड टाइम ग्राफ, स्पीड टाइम ग्राफ फॉर अ पैराशूटिस्ट, ठीक है, वो जम्प्स फ्रॉम अ प्लेन बट डज नॉट ओपन हिज पैराशूट इमीडिएटली, उसने फौरन पैराशूट नहीं खोला। एट विच पॉइंट डज ही ओपन हिज पैराशूट? अच्छा भाई, अब थोड़ा सा ना हम कोशिश करते हैं देखने की बंदे ने कैसे जंप किया और कैसे कैसे जो है ना उसकी जर्नी गई। अच्छा, पहले तो स्पीड टाइम ग्राफ है स्ट्रेट ग्रेडियंट जो बताता है कि भाई उतरते साथ उसकी जो एक्सेलरेशन थी वो कांस्टेंट थी, फिर आहिस्ता आहिस्ता जो कांस्टेंट एक्सेलरेशन है वो डिक्रीज होती गई होती गई होती गई होती गई होती गई, और यहाँ पे जो है ना यहाँ पे कांस्टेंट होगी। अच्छा, एक्सेलरेशन डिक्रीज हो रही है, इसका मतलब ये है कि भाई पर सेकंड जितनी स्पीड इंक्रीज हो रही है ना वो डिक्रीज हो रही है, स्पीड जो है वो डिक्रीज नहीं हो रही है, ये हमेशा याद रखना आप, ठीक है। मैं एग्जांपल देता हूँ, अब एक गाड़ी जा रही है, उसके हर सेकंड में पहले क्या होता है कि 10 मीटर पर सेकंड स्पीड इंक्रीज हो रही थी। अब आहिस्ता आहिस्ता क्या हुआ, हर सेकंड के बाद जो इंक्रीज था ना, जैसे पहले 70 थी, ठीक है, फिर 80 होगी, ठीक है, फिर 98 होगी, 99 होगी, 108 होगी, देखो हर सेकंड में इंक्रीज डिक्रीज हो रहा है ना, लेकिन स्पीड फिर भी इंक्रीज हो रही है, जिसे कहते हैं डिक्रीजिंग एक्सेलरेशन। पहले एक्सेलरेशन कांस्टेंट थी, फिर डिक्रीज होगी, फिर टर्मिनल वेलोसिटी पहुंच गया कि भाई हमारे पास अपवर्ड फोर्स और डाउनवर्ड फोर्स सेम हो गया, कैंसिल आउट कर दिया, एक्सेलरेशन जीरो हो गई। एक्सेलरेशन जीरो होगी तो फोर्स जीरो होगी, तो एक्सेलरेशन भी जीरो होगी और स्पीड जो है वो कांस्टेंट हो जाएगी, कांस्टेंट। हॉरिजॉन्टल लाइन स्पीड टाइम ग्राफ ऑलवेज रिप्रेजेंट्स कांस्टेंट स्पीड। अच्छा, अब बी पे देखो, एकदम स्पीड डिक्रीज हुई, ड्रामेटिक डिक्रीज इन स्पीड, क्या लगता है बंदे का पैराशूट खुल गया होगा? देखा ना, कभी भी हम देखते हैं टेलीविजन पे या फिर इंटरनेट पे सोशल मीडिया पे, जो पैराशूट खुलते हैं तो बंदा एकदम झटके से ऊपर की तरफ जाता है, एकदम स्पीड डिक्रीज होती है, एकदम स्पीड डिक्रीज होती है, ऐसे ही ना। तो देखो इसलिए हमें जो है ना ये बी शो कर रहा है कि भाई उस बंदे की स्पीड एकदम डिक्रीज हो रही है, इसका मतलब उसने पैराशूट खोल लिया है। अच्छा, यहाँ पे देखो, यहाँ पे फिर हमारे पास जो है ना फिर टर्मिनल वेलोसिटी पहुंच गई है, आहिस्ता आहिस्ता क्या होता है स्पीड फिर कॉन्स्टेंट हो जाती है, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट, a 60 kg passenger, a 60 kg passenger enters a stationary lift, मतलब lift was stationary, it wasn't moving, the gravitational field strength is 10 न्यूटन पर केजी। अब gravitational field strength है मतलब हमने कुछ फोर्सेस के साथ कुछ करना है, ठीक है। how much force does the floor भाई फ्लोर की बात हो रही है, बंदे की बात नहीं हो रही है, of the floor of the floor of the lift exerts on the passenger when the lift accelerates upwards at 2 मीटर per second squared। अच्छा भाई, क्वेश्चन को समझते थोड़ा सा, ठीक है। अच्छा जी, सो लेट्स सपोज दिस इज आवर लिफ्ट, ये हमारी लिफ्ट है और ये हमारा प्यारा सा बंदा है। अच्छा, अब जब बंदा 60 केजी का बंदा है, कितना बंदा है, 60 केजी का बंदा है, और वो लिफ्ट के अंदर गया है ना, और ग्रेविटेशनल फील्ड हमें गिवन है, अगर ना गिवन हो तो 9.8 लेना, अगर गिवन हो तो 10 ही लेना है। इसका मतलब क्या, ये बंदा जो है ना इस फोर्स के इस बेसिकली लेट मी शो यू गाइस, जो फर्स्ट का फ्लोर है ना, इस फ्लोर पे बेसिकली इधर, ये इसके ऊपर एक फोर्स एग्जर्ट कर रहा है, और वो फोर्स कितनी है, वो फोर्स हमारे पास है 600 न्यूटन, है ना। ये जो इसके फीट्स है ना, ये जो पाँव है इसके, ये जो पाँव है, ये पाँव जो है ना नीचे की तरफ फोर्स एग्जर्ट कर रहे हैं, ये पाँव क्या कर रहे हैं, ये नीचे की तरफ जो है ना फोर्स एग्जर्ट कर रहे हैं, ठीक है। अब हमें पता है न्यूटन थर्ड लॉ, अगर ये चीज़ अगर इसके पाँव लिफ्ट के ऊपर नीचे की तरफ फोर्स एग्जर्ट कर रहे हैं 600 न्यूटन की, तो ये भी ऊपर सेम फोर्स एग्जर्ट करेगा ना, ऊपर सेम फोर्स एग्जर्ट करेगा उसके ऊपर, है ना, ये भी इसके ऊपर सेम फोर्स एग्जर्ट करेगा, है ना। तो अगर ये बंदा नीचे 600 न्यूटन की फोर्स एग्जर्ट कर रहा है, तो मतलब क्या है कि भाई ऊपर इधर भी हमारे पास क्या होगा,
600 न्यूटन की फोर्स से एक्सर्ट हो रही होगी, ठीक है। अच्छा, अब देखो जरा समझना, ये अभी तक क्या था कि लिफ्ट स्टेशनरी थी मतलब अपवर्ड फोर्स और डाउनवर्ड फोर्स बस कैंसिल ही की जाते हैं ना। रिजल्टेंट फोर्स क्या थी? रिजल्टेंट फोर्स थी जीरो। अच्छा, अब क्या हुआ कि भाई उन्होंने ना ये फोर्स बढ़ा दी, इतनी बढ़ा दी कि भाई ये लिफ्ट एक्सेलरेट करना स्टार्ट होगी 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से। ओके, अब कह रहे हैं इस सब्जेक्ट को देखते हुए, इसके वेट को देखते हुए लिफ्ट ने कितनी फोर्स लगाई होगी ऊपर की तरफ कि वो 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से एक्सेलरेट कर रही है। अब हमें पता है कि भाई F इज इक्वल टू एम है। F इज इक्वल टू एम है, राइट। F हमें नहीं पता है। मैथ कितना है इसका? 60 kg मैथ है। 60 है ना। 60 kg मैथ मल्टीप्लाई बाई 2 क्या आता है? फोर्स इज इक्वल टू 120 न्यूटन। अच्छा, आंसर 120 न्यूटन नहीं है, क्योंकि देखिएगा, जस्ट लुक ओवर हियर। भाई ये पहले 600 न्यूटन की फोर्स लग रही थी ना, पहले ये भी लग रही थी, है ना। ये तो एडिशनल फोर्स है, जब मैं इसके ऊपर और 120 की फोर्स लगाई तो एक्सेलरेट करना स्टार्ट होगी, है ना। हमारा आंसर 120 नहीं है ना 600 है। बेसिकली 120 हमने इसके ऊपर और लगाई, ये हो जाएगा 720 और नीचे हो जाएगा 600, तो इसकी रिजल्टेंट फोर्स निकालेंगे, ठीक है। तो 120 इसके अंदर ऐड कर देंगे, एडिशनल फोर्स ना। पहले तो लिफ्ट 600 न्यूटन एक्सर्ट कर रही थी ना, फिर 120 और किया तो ऊपर इसकी एक्सेलरेशन से एक्सेलरेट किया, राइट। तो 120 प्लस 600, ठीक है। आई होप तो समझ आ गया, ना समझ आए तो कमेंट सेक्शन में बता देना, मैं दोबारा एक्सप्लेन कर दूंगा, मुझे कोई मसला नहीं है, ठीक है। ओके, सो दिस इज 720 न्यूटन इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन था, अच्छा चलो। ओके, द डायग्राम रिप्रेजेंट्स द मून इन इट्स ऑर्बिट अराउंड द अर्थ, ठीक है। Which arrow represent the direction of the resultant force acting on the moon at the instant shown? हमें पता है कि भाई whenever there is an object moving, there is an object in a circular motion, ठीक है। उसका जो ऑर्बिट है वो सर्कुलर हो, उसका पाथ सर्कुलर हो, तो क्या होता है? उसके रिजल्टेंट फोर्स की डायरेक्शन क्या? उसकी रिजल्टेंट फोर्स की डायरेक्शन और उसकी एक्सेलरेशन की डायरेक्शन होती है, इट इज टुवर्ड्स द सेंटर। तो क्या होगा? हमारे पास आंसर हो जाएगा सिंपली इजीएस्ट क्वेश्चन एवर आई हैव सीन इन द पास्ट पेपर हिस्ट्री, ए। ओके, नेक्स्ट। ऑलराइट, सो नेक्स्ट क्वेश्चन। A measuring cylinder containing water is placed on a balance. Measuring cylinder के अंदर पानी और हमने सिर्फ बैलेंस पे रख दिया है। A stone is placed into the water. बाद में हमने उसके अंदर एक स्टोन डाल दिया। अच्छा, डायग्राम शोज रीडिंग ऑन द बैलेंस एंड ऑन द मेजरिंग सिलेंडर। अब वो कह रहे हैं कि भाई जल्दी से शाबाश मुझे डेंसिटी निकाल के दो, ठीक है। हमने निकालनी है इसकी डेंसिटी। अच्छा, अब बस बैलेंस भी है, वॉल्यूम भी है, हम यहाँ से डेंसिटी निकाल सकते हैं, लेकिन हमें यहाँ से बैलेंस के अंदर से मैस और वो खुद निकालना होगा। कैसे? देखो, इनिशियली इनिशियली पूरे पानी का और इस बीकर का मैस कितना था? 55.0 ग्राम, ठीक है। 55.0 ग्राम। और जब हमने इसके अंदर ये डाल दिया, बेसिकली स्टोन डाल दिया, तो मैस देखो 92.5 हो गया ना। मैस के अंदर इंक्रीज आया, इसका मतलब ये है कि भाई जो इंक्रीज आया होगा वो क्या होगा? वो मैस होगा स्टोन का। क्या होगा? वो मैस होगा स्टोन का, ठीक है। तो लेट मी गेट माई कैलकुलेटर। हमेशा की तरह मैं आज भी अपना कैलकुलेटर भूल गया हूँ, तो मैं अपना कैलकुलेटर लेके आया, ठीक है। जस्ट गिव मी अ सेकेंड। I'm just gonna write it here. ओके, फाइनली मिल गया। सो मैं हमेशा की तरह आखिरी कैलकुलेटर भूल गया था, चलो। अच्छा, तो मैथ्स क्या हुआ? मैथ्स हमारे पास हो जाएगा, ये हो जाएगा 92.5 माइनस 55, 37.5। दिस इज 37.5
आगे चलते हैं। ओके, मैथ्स आ गया। वॉल्यूम निकाल रहा है, वॉल्यूम निकाल लेना। अब वॉल्यूम कैसे निकालेंगे? इनिशियल वॉल्यूम था 20 और फिर वॉल्यूम इंक्रीज हो गया 35 तक। जो इंक्रीज हुआ होगा ना वो क्या है? वो स्टोन का वॉल्यूम होगा। क्या होगा? वॉल्यूम ऑफ स्टोन। ठीक है, सही है ना? तो क्या इंक्रीज आया? करो, ये कैसे निकालते होते हैं बेसिकली? फाइनल, या हम ऐसे कह रहे थे कि भाई V2, मैं इसे नेम देता हूँ भाई V2, इसे नेम देता हूँ V1। मैं कहूँगा कि भाई V2 माइनस V1 विल गिव अस वॉल्यूम ऑफ स्टोन। ठीक है, वैल्यूज डालते हैं हम। V2 क्या है? 35 है, और V1 क्या है मेरे पास है? 20। क्या आंसर आता है? 15 ना। अब लगा दो, वो डेंसिटी इज इक्वल टू मास और वॉल्यूम, राइट? डेंसिटी इज इक्वल टू मास ओवर वॉल्यूम। मास कितना है? 37.5, और वॉल्यूम कितना है? 15। फाइंड करो क्या आता है। 37.5 divided by 15 gives us 2.5. The correct answer is 2.5 grams per centimeter cube. Okay, next part. The diagram shows the diagram shows a uniform solid rectangular block. Now what is mean by uniform? That this object is moving neither clockwise neither anti-clockwise. It means that this is in equilibrium. क्या है? इक्विलिब्रियम में है। ठीक है, अच्छा। अब वो कह रहे हैं वेट इसका कितना है? 50 न्यूटन ऑफ वेट इज पिवटेड, दैट इज पिवटेड अबाउट P. The height of the block is 40 centimeter, the base of the block is 8 centimeter wide. अब थोड़ा सा ना क्वेश्चन करने से पहले डायग्राम को देख लिया करो, ठीक है? अच्छा, ताकि बार बार ना देखना ना पड़े। एक बॉक्स है, इसके दरमियान में सेंटर ऑफ मास गिवन है। सेंटर ऑफ मास से मुझे पता क्या होता है, मेरे पास वेट ऑफ लाइन ऑफ वेट होती है। ठीक है, तो वेट ये एक्ट कर रहा है, वेट हमेशा सेंटर से एक्ट करता है। ठीक है, तो अब गौर से देखना, ये वेट बेसिकली जो है ना, ये कौन सा मोमेंट क्रिएट कर रहा है? एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट क्रिएट कर रहा है। सो ये वेट की फोर्स क्या है? बेसिकली 50 न्यूटन, और डिस्टेंस क्या है? परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द पिवट, ये डिस्टेंस जो कि हाफ होगा, 4 होगा। ठीक है, और एक और फोर्स है, ये देखिए 40 सेंटीमीटर का डिस्टेंस है, और ये परपेंडिकुलर फोर्स है F, और ये क्या क्रिएट कर रहा है? ये क्लॉकवाइज मोमेंट क्रिएट कर रहा है। ठीक है, अब हमें पता है कि इफ दिस ऑब्जेक्ट इज इन इक्विलिब्रियम, दिस मींस दैट एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट मस्ट बी इक्वल टू क्लॉकवाइज मोमेंट। अब वो क्या कह रहे हैं? व्हिच हॉरिजॉन्टल फोर्स F just makes the block start रोटेट अबाउट P। अच्छा, अभी जो ना फोर्स हमें मतलब नहीं गिवन है, इसका मतलब है कि वो उसके जो एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट है वो ज़्यादा है, अभी क्लॉकवाइज मूवमेंट है ही नहीं है। तो वो कह रहे हैं जब क्लॉक कौन से क्लॉकवाइज मूवमेंट डालेंगे कि भाई वो थोड़ा सा रोटेट करना स्टार्ट कर देगा, मतलब वो P के अगेंस्ट मूव करना स्टार्ट कर देगा, रोटेट करना स्टार्ट कर देगा। ठीक है, तो दिस इज F एंड रोटेट अबाउट P। अच्छा, अब हमें वैल्यूज गिवन है। ठीक है, हमने लगा के देखनी है। ठीक है, अच्छा, मैं पहले 5 लेता हूँ। 5 गिवन था ना, ये देखो 5 गिवन है, मैं 5 लेता हूँ। सो मुझे पता है कि भाई क्लॉकवाइज मूवमेंट इज इक्वल टू एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट, राइट? क्लॉकवाइज क्या है? क्लॉकवाइज मेरे पास है 40 मल्टीप्लाई बाय एफ, है ना, इज इक्वल्स टू एंटी क्लॉकवाइज क्या थी मेरे पास? थी 50 मल्टीप्लाई बाय 4, राइट? अच्छा, तो एफ इज इक्वल्स टू 50 मल्टीप्लाई बाय 4 ओवर 40, ऐसे ही ना? सो 4 1 आर 4, 4 10 आर 40। क्या हो जाएगा? मेरे पास हो जाएगा कि f इज इक्वल टू 50 ओवर 10, राइट? और आराम से हो जाएगा अब f इज इक्वल टू 5, है ना? तो आंसर क्या आ रहा है? फोर्स मस्ट बी 5 न्यूटन। सही आंसर आ गया। नेक्स्ट, अच्छा, ओके। The center of mass of a solid rectangular block at its center। ठीक है, द सेंटर ऑफ मास ऑफ अ सॉलिड, सेंटर ऑफ मास कहाँ है? बिल्कुल सेंटर में है। ठीक है, अ स्मॉल हैवी वेट इज अवेलेबल, हमें एक स्मॉल हैवी वेट भी दिया गया है साथ।
वेट दिया गया साथ, ठीक है। अच्छा भाई, हाय हाय बहुत क्रीपी लग रहा है, मैं दोबारा बनाता हूँ, ठीक है। जस्ट गिव मी अ सेकंड, बहुत बुरा लग रहा था, यकीन करो। सही, ये वेट आ गया, कितना प्यारा सा आ गया ना वेट। ओके, इन विच अरेंजमेंट इज द सेंटर ऑफ मास द लोवेस्ट? किस अरेंजमेंट में सेंटर ऑफ मास लोवेस्ट होगा? Now we know its center of mass depends on two factors. पहला, wider the base, lower the center of mass, है ना। और जहाँ ज़्यादा mass होगा वहाँ पे center of mass होगा, मतलब ज़्यादा mass downwards होगा तो उतना नीचे center of mass होगा, ठीक है। So let's see with face x on the table। अच्छा x ये x मेरे पास ना, ये मैं सारा करके दिखाऊंगा, टेंशन नहीं, ये x है, ये मेरे पास है ना। ओके सॉरी फॉर दैट, ये x है। अच्छा, अब वो कह रहे हैं कि अगर मैं इसका फेस एक्स जमीन की तरफ कर दूं, मैं मतलब क्या है, मैं लेट मी शो जस्ट गिव मी अ सेकंड, गिव मी अ सेकंड। ओके, मैं ऐसे एक्सपेरिमेंट बना देता हूँ, ठीक है, सिर्फ शो करने के लिए। अच्छा, अब वो क्या कह रहे हैं, उनका कहना ये है कि अगर मैं इस एक्स को नीचे कर दूँ, ऐसे कर दूँ, तो क्या सेंटर ऑफ मैस नीचे आ जाएगा? नहीं भाई, सेंटर ऑफ मैस ऊपर चला जाएगा ना, यहाँ पे आ जाएगा। हमने बोला था जितनी वेट बेस बड़ी होगी उतना ज़्यादा सेंटर ऑफ मैस होगा ना। अच्छा, और एग्जाम्पल देते हैं, मतलब पहला तो गलत हो गया। अब वो कहता है वाई को नीचे कर दो, अब वो कहता है कि भाई वाई को नीचे कर दो, लेट्स सी। अच्छा, तो मैं कॉपी कर लेता हूँ उससे ना। अब मैंने वाई को नीचे कर दिया इस तरह। हाँ देखो ना, अब सेंटर में ज़्यादा हो गया, सेंटर में नीचे आ गया ना, बेस बड़ी होगी, बेस बड़ी होगी, सेंटर में नीचे आ गया, ऐसे ही ना। लेकिन सारे पढ़ के देखोगे एक से पता नहीं चलेगा, ये मशकूक है, ठीक है, इसको आप वो कर लो, सस्पिशियस है, इससे आप हाइड कर लो, ठीक है। with face X on the table and the heavy object attached centrally on the top of the block। अच्छा भाई, अब वो कह रहे हैं X नीचे होगा, X नीचे होगा, ठीक है। और आप क्या करो कि आप ना इसके ऊपर एक छोटा सा वेट अटैच कर दो, इस तरह वेट अटैच कर दो, वेट। अगर हमने ऊपर वेट लगाया तो क्या होगा, सेंटर ऑफ मैस ऊपर चला जाएगा, है ना, इधर आ जाएगा, क्योंकि ज्यादा मैस ऊपर चला गया। हमें क्या चाहिए, सेंटर ऑफ मैस नीचे आए। अब वो कह रहे हैं कि भाई वाई के ऊपर, मतलब ये तो गलत हो गया, ये गलत हो गया ना, गलत हो गया। अब वो कह रहे हैं वाई के ऊपर वेट लगा दो आप, वाई के ऊपर वेट लगा दो, वेट लगा दिया, है ना। तो क्या होगा, सेंटर ऑफ मैस ऊपर चला जाएगा, जहां पे ज्यादा मैस होता है ना, सेंटर ऑफ मैस वहां चला जाता है, ठीक है। तो मतलब क्या, सेंटर मैस ऊपर चलेगा। तो किसमें सेंटर ऑफ मैस सबसे कम था, नीचे था, एग्जाम्पल बी में, राइट, एग्जाम्पल बी सही हो गया, ऐसे ही ना, एग्जाम्पल बी में। ये अभी सिर्फ 9% हो, टाइम कितना हो गया, ओके, बहुत बड़ी वीडियो में भी करते हैं, चलो। अब भाई इस स्प्रिंग का ग्राफ शो किया हुआ है एंड हमें कह रहे हैं कि भाई व्हाट इज द लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, ठीक है। अब ये क्या होता है बेसिकली, जब आप स्प्रिंग को स्ट्रेच करते हो ना, एक पॉइंट आता है जब उसकी स्ट्रेचनेस जो है वो खत्म हो जाती है, वो उसकी स्ट्रेचनेस खत्म हो जाती है, अपनी ओरिजिनल लेंथ पे जाता ही नहीं है, वो खुल जाता है। तो उस पॉइंट को कहते हैं लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, ठीक है। अब वो पॉइंट कहाँ पे होता है, जहाँ पे स्प्रिंग हमारा कर्व होना स्टार्ट हो जाए, तो सी देखो, सी पे कर्व होना स्टार्ट हो गया, कर्व होना स्टार्ट हो गया, ठीक है, तो सी आंसर है। अच्छा, इलास्टिक स्प्रिंग हैज एन अनस्ट्रेच्ड लेंथ ऑफ 30। सुनना जरा, एक इलास्टिक स्प्रिंग है और उसकी अनस्ट्रेच्ड लेंथ जो है वो है 30 सेंटीमीटर, क्या है, 30 सेंटीमीटर, ठीक हो गया। ओके, अ लोड ऑफ 6 न्यूटन, हमने उसके ऊपर 6 न्यूटन का लोड लगाया, साथ में रफ बना के देख लिया करो, ठीक है। ये स्प्रिंग है, लेट्स सपोज ये स्प्रिंग है, इसकी जो लेंथ है वो 30 सेंटीमीटर है, ठीक है। वो कह रहे हैं कि भाई 6 न्यूटन, हमने नीचे एक वेट लगाया 6 न्यूटन का, ठीक है। तो क्या हुआ, स्प्रिंग जो है वो 66 सेंटीमीटर्स का हो गया, मतलब इतना बड़ा हो गया, इतना बड़ा हो गया, ठीक है, 66 सेंटीमीटर्स का हो गया। अब मुझे बताओ एक्सटेंशन क्या है, एक्सटेंशन कैसे निकालते हैं।
ओरिजिनल लेंथ 30 माइनस एक्सटेंडेड लेंथ, इसका मतलब है 66, 36 राइट, 36 आ गया। ये 36 जो है ना वो है एक्सटेंशन। अच्छा अब वो कहते हैं दिस 6 न्यूटन लोड इज रिमूव। अब वो कह रहे हैं हमने लोड को रिमूव कर दिया एंड स्प्रिंग अपनी ओरिजिनल जगह पे वापस चला गया। अब हमने दोबारा एक लोड लगाया, 2 न्यूटन का लोड लगाया। अब वो कह रहे हैं कि भाई स्प्रिंग की न्यू लेंथ क्या होगी, स्प्रिंग की न्यू लेंथ क्या होगी। हमें पता है कि भाई 6 न्यूटन पे 36 सेंटीमीटर स्ट्रेच कर रहा है, तो 2 न्यूटन में कितना करेगा। पहले देखते हैं 1 सेंटीमीटर में कितनी सेक्शन होती है, 1 सेंटीमीटर में कितना स्ट्रेच करता है। तो कैसे निकालेंगे कि भाई स्ट्रेच लेंथ ओवर लोड, मतलब 1 न्यूटन पे कितना स्ट्रेच होता है। तो ये हो जाएगा 6 1 6 6 मतलब क्या समझना, इसका मतलब ये है कि भाई 1 न्यूटन फोर्स पे जो स्प्रिंग है वो 6 सेंटीमीटर स्ट्रेच करता है। तो मतलब क्या है कि 2 न्यूटन लोड पे कितना स्ट्रेच करेगा, 6 × 2 राइट, 12 सेंटीमीटर स्ट्रेचनेस आएगी। और ऊपर से उन लोगों ने कहा हुआ है कि भाई न्यू लेंथ क्या होगी, समझना न्यू लेंथ क्या होगी। ये 12 नहीं बताएंगे, 12 क्यों नहीं बताएंगे, क्योंकि इसकी पहले की लेंथ 30 सेंटीमीटर भी थी ना, तो 30 को प्लस कर देंगे ना, 30 को प्लस कर देंगे। 2 न्यूटन के ऊपर कितनी सेशंस होगी, 12 + 30 विच इज 42 राइट, ऐसा ही है ना, 42 42। ये देखो भाई आंसर आ गया हमारे पास, सही हो गया ना। चलो आगे चलते हैं। अच्छा अब बैरोमीटर ठीक है is an instrument used to measure atmospheric pressure, सही हो गया। In one type of barometer the height of a liquid in a tube is measured। अब एक बैरोमीटर में ना लिक्विड की हाइट मेजर की गई है। इन विच डायग्राम डज द हाइट रिप्रेजेंट्स एटमॉस्फेरिक प्रेशर। किस डायग्राम में हमारे पास एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो हाइट है एटमॉस्फेरिक प्रेशर शो कर रहा होगा, ठीक है। तो देखिएगा इसमें तो नहीं कर रहा, देखो क्योंकि दोनों साइड ऊपर है ना। अगर हमने एटमॉस्फेरिक प्रेशर फाइंड करना है तो हमारे पास यहाँ पे जो है ना वैक्यूम की ज़रूरत है। इसमें कर रहा है नहीं क्योंकि ओपन है। हमें क्या चाहिए यहाँ पे, वैक्यूम चाहिए भाई, वैक्यूम। सी में देखो, सी में यहाँ पे एयर है, हमें एयर पार्टिकल्स नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए वैक्यूम। अगर हमने एटमॉस्फेरिक प्रेशर मेजर करना है तो हमें वैक्यूम चाहिए। अब यहाँ पे देखो हमारे पास वैक्यूम आ गया, वैक्यूम आ गया तो क्या यहाँ पे प्रेशर हम मेजर कर सकते हैं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, यस ट्रू। तो ग्रीन से टिक कर देते हैं क्योंकि हमारा आंसर, हमें सही आंसर मिल गया, हमें सही आंसर मिल गया, ठीक है। नेक्स्ट, अच्छा अ लोड इज पुल्ड, अ लोड इज पुल्ड बाय अ रोप अटैच्ड टू अ मोटर, ठीक है, मोटर से अटैच है रोप। The resultant force exerted by the rope on the load is shown। Resultant forces शो की हुई हमें, right? In each diagram the load moves in the direction of the force shown, right? लोड जो है उस डायरेक्शन मूव किया जहाँ पे फोर्स लग रही थी। एंड इट टेक्स 10 सेकेंड्स लगे हर एक लोड को 1 मीटर, 1 मीटर जो डिस्टेंस है वो कवर करने में, ठीक है। इन विच डायग्राम डज द मोटर वर्क द ग्रेटेस्ट पावर। पावर क्या होता है, क्या होता है, एनर्जी ओवर टाइम। पावर क्या होता है, पावर इज इक्वल टू एनर्जी ओवर टाइम। अच्छा क्या हम एनर्जी को कह सकते हैं वर्क डन, क्या हम एनर्जी को वर्क डन कह सकते हैं, वर्क डन सेम है ना, वर्क डन ओवर टाइम, राइट। अच्छा अब देखते हैं, तो सबकी फोर्सेस गिवन है, हमें पता है फोर्स मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस मूव्ड क्या होगा, वर्क डन होगा। एंड वर्क डन इज इक्वल टू एनर्जी। इसमें कितनी एनर्जी है देखना जरा, देखना 12 राइट, 12 फोर्स लग रही है, मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस मूव 1 क्या होगा, 12 जूल्स एनर्जी होगी। यहाँ पे क्या होगा 8 मल्टीप्लाई बाय 1 डिस्टेंस मूव इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स क्या होगा 8 जूल्स, राइट, 8 जूल्स ऑफ एनर्जी। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे 10 न्यूटन है,
10 न्यूटन है, ठीक है। और डिस्टेंस कितना मूव किया हुआ है, 10 × 1 क्या होगा, 10 जूल्स, राइट। यहाँ पे क्या होगा, 4 जूल्स, राइट, 4 जूल्स। अच्छा, अब क्या करना है, पावर निकालनी है। पावर के लिए क्या करेंगे, हर किसी ने क्या लिया, 10 सेकेंड्स लिए, 10 सेकेंड्स क्या लिए, देखा 10 सेकेंड्स लिए, 10 सेकेंड्स लिए, तो एनर्जी डिवाइडेड बाय टाइम, राइट। सो 12 डिवाइड बाय 10, 12 12 डिवाइड बाई 10 है ना, क्या आ जाएगा, 1.2, राइट। ये वाट्स है, ठीक है, वाट्स। यहाँ पे क्या होगा, 8 डिवाइड बाई 10, 0.8, राइट। यहाँ पे क्या होगा, 10 डिवाइड बाई 10, 1, राइट। यहाँ पे क्या होगा, 4 डिवाइड बाई 10, 0.4, ठीक है। अच्छा, 0.4 सही हो गया। तो कहाँ पे सबसे ज़्यादा पावर जनरेट हुई है, ए में, बी में, सी में कि डी में। ए में 1.2 थी, बी में 0.8 थी, सी में 1 थी और डी में कितनी थी, 0.4। तो कहाँ से थी, ऑफ कोर्स ए में है ना, ए में सबसे ज़्यादा पावर जनरेट हुई है, तो दैट्स व्हाई द आंसर इज ए। नेक्स्ट, अच्छा, द इलेक्ट्रिकल एनर्जी सप्लाइड टू अ केटल। एक केटल को इलेक्ट्रिकल एनर्जी सप्लाइड की जा रही है, एक केटल को इलेक्ट्रिकल एनर्जी सप्लाइड की जा रही है और वो 600 किलो जूल्स है। किलो रिप्रेजेंट 1000, ठीक है। इसमें से 45 किलो जूल जो था वो सराउंडिंग्स में चला गया, मतलब लॉस्ट हो गया, राइट। और 15 किलो जूल इज यूज टू हीट द केजिंग ऑफ द कैटल, मतलब केजिंग जो होती है ना उसको सिर्फ हीट करने में काम आया, तो ये भी जो है ना बेसिकली लॉस्ट हो गया, क्योंकि हमने वाटर को हीट करना है ना, हमने वाटर को हीट करना है, तो ये जो दोनों एनर्जी है, ये एनर्जी और ये, दिस इज लॉस्ट, ये लॉस्ट है, ये वेस्ट गई है, ठीक है, ये वेस्ट गई है, राइट। अच्छा, अब हुआ क्या, देखो, the remaining energy is used to heat the water. What is the efficiency of the kettle? Efficiency कैसे निकालते हैं, useful energy input, so useful energy output over total energy input. यूजफुल एनर्जी आउटपुट कितना है, देखो जरा, 600 में से माइनस करो आप 15 को, क्योंकि वो ज़ाया गया, और माइनस करो आप 45 को, भी ज़ाया गया, तो कितना आ गया हमारे पास, आ गया 45, 55, 60, 540 ओवर ओरिजिनल क्या है 600, तो इसके आंसर आपको आंसर आ जाएगा 0.9। तो ये करेक्ट आंसर है इसका, ठीक है। नेक्स्ट, हाउ इज हीट एनर्जी ट्रांसफर थ्रू द वैक्यूम ऑफ स्पेस फ्रॉम द सन टू द मून सरफेस। अच्छा, वैक्यूम में हीट जो है वो सिर्फ एक ही तरह से ट्रेवल हो सकती है, किस तरह, रेडिएशन के जरिए। सन से हमारी अर्थ पे हीट कैसे आती है, रेडिएशन के जरिए, बिकॉज रेडिएशन इज द ओनली वे बाय विच द हीट कैन ट्रेवल थ्रू अ वैक्यूम, बिकॉज कंडक्शन कन्वेक्शन से तो नहीं हो सकती ना। द करेक्ट आंसर इज रेडिएशन ओनली, ठीक है। नेक्स्ट, आई एम सेइंग इट अगेन एंड अगेन, कोई क्वेश्चन ना समझ आए जस्ट कमेंट मी इन माय कमेंट बॉक्स, ठीक है, ओके। A metal cube contains boiling water. इसमें boiling water है. Each vertical face of the cube is painted a different color. अच्छा भाई, तो कह रहे भाई क्यूब के अंदर बॉइलिंग वाटर है, ठीक है, और ये वाली साइड, ये वाली साइड, ये वाली साइड, ये वाली साइड, नीचे वाली साइड, हर जगह हमने डिफरेंट पेंट किया। अब वो पेंट्स बताए हुए हैं कि एक जगह में डल ब्लैक किया, एक जगह डल वाइट किया, एक जगह शाइनी ब्लैक किया, एक जगह शाइनी वाइट किया। अब वो कह रहे हैं कि भाई किस जगह पर हमारे पास ग्रेटेस्ट टेम्परेचर होगा। हमें पता है कि भाई जो रेडिएशन होती है ना, दे कैन ओनली बी इफेक्टेड बाय कलर, ठीक है। जो रेडिएशन होती है दे कैन ओनली बी इफेक्टेड बाय कलर्स। जो डार्क ब्लैक कलर होता है ना, वो बहुत ज़्यादा हीट एब्जॉर्ब करता है, और जो शाइनी वाइट कलर होता है ना, वो बहुत कम हीट एब्जॉर्ब करता है, उसको रिफ्लेक्ट बैक कर देता है। शाइनी चीज़ें जो होती है ना, वो हमेशा बहुत कम हीट एब्जॉर्ब करती है, वो उन्हें रिफ्लेक्ट बैक कर देती है। और जो डार्क कलर्स होते हैं ना, डल कलर्स होते हैं, बहुत डल जो कलर्स होते हैं, वो अब्जॉर्ब कर लेते हैं, राइट, ओके। सो क्या डल ब्लैक सबसे ज़्यादा करेगा, कि हाँ डल ब्लैक बहुत ज़्यादा करेगा, ठीक है। अच्छा, आगे देखते हैं डल वाइट। डल वाइट जो है वो रिफ्लेक्ट कर देगा। शाइनी ब्लैक, ब्लैक जो है वो शाइनी है, इसका मतलब रिफ्लेक्ट बैक करेगा, इतनी नहीं करेगा, राइट।
और शाइनी वाइट तो बिल्कुल ही रिफ्लेक्ट कर देगा ना, तो आंसर क्या होगा? द करेक्ट आंसर इज ए। ओके नेक्स्ट, a liquid column in a liquid column in a liquid in glass thermometer is 2 centimeters long at 0 degree Celsius। अच्छा समझ आ रहा ना? दे आर सेइंग कि भाई ये थर्मोमीटर है, ठीक है, इसमें जो लिक्विड है ना ये 0 डिग्री सेल्सियस पे 2 सेंटीमीटर तक इसकी लेंथ है। अब वो कह रहे हैं भाई 100 सेंटीमीटर पे इस कॉलम से स्टार्ट होके, याद रखना, इस कॉलम से स्टार्ट हो गए यहाँ से लेके यहाँ तक लेंथ क्या है 10 सेंटीमीटर है, और बीच में इक्वल है, लेंथ इक्वल है, ठीक है। अच्छा समझना जरा गौर से ना, अगर यहाँ पे यहाँ से लेके यहाँ तक 100 है, ठीक है, 100 डिग्री सेल्सियस पे 10 सेंटीमीटर की लेंथ है, मतलब क्या है कि 90 पे कितनी होगी 9 सेंटीमीटर, 80 पे कितनी होगी 8 सेंटीमीटर, 70 डिग्री सेल्सियस पे 7 होगी, 50 पे 5 होगी, ठीक है, 40 पे 4 होगी, 30 पे 3 होगी, 20 पे 2 होगी, राइट। ये लेंथ जो मैं बता रहा हूँ ना, मैं बार बार कह रहा हूँ, ये इस कॉलम से स्टार्ट होती है, इस कॉलम से स्टार्ट होने के बाद जहाँ से लेके लेंथ, मैं भी पिछली वाली काउंट नहीं कर रहा हूँ। अच्छा, मेजरिंग फ्रॉम पी से मेजर करते हुए, याद रखना है, गौर से पढ़ना है, पी से मेजर करते हुए, जहां से मेजर करते हुए, जहां से मेजर करते हुए, हाउ लॉन्ग इज द लिक्विड कॉलम एट 30 डिग्री सेल्सियस, यहां से लेके कितनी होगी 30 पे कितनी होगी 3 सेंटीमीटर, राइट, 30 पे कितनी होगी 3 सेंटीमीटर, और पीछे वाला ऐड कर देंगे 5 सेंटीमीटर, राइट, क्योंकि हमने पी से बताना था ना, यहाँ से बताना था, ये यहाँ से बताना था, यहाँ से, ठीक है। सो अगर मैं कहता हूँ ये 3 होगी, ये 3 होगी, तो ये प्लस कर देंगे 5, कहाँ 5 है, हाँ 5 है, चलो सही आंसर हो गया। नेक्स्ट, अच्छा, a liquid in glass thermometer, okay, a liquid a liquid in glass thermometer consists of a bulb, एक बल्ब है, and a liquid जो एक्सपैंड करता है into the thin capillary tube, ये कैपिलरी ट्यूब है जहाँ पे वो एक्सपैंड करता है। तो जैसे say the liquid in the थर्मोमीटर में जो लिक्विड है ना इज रिप्लेस बाई द सेम वॉल्यूम ऑफ अ डिफरेंट लिक्विड, हमने एक सेम वॉल्यूम ऑफ डिफरेंट लिक्विड डाल दिया, दैट एक्सपैंड्स मोर, जो कि ज़्यादा एक्सपैंड करता है। अगर लेट सपोज ये इतना एक्सपैंड कर रहा है, ये इतना एक्सपैंड कर रहा है हमारे पास 40 डिग्री सेल्सियस पे, तो वो जो है वो इतना एक्सपैंड करेगा, इतना एक्सपैंड करेगा, जो कि एक्सपैंड ज़्यादा करता है, जो कि ज़्यादा एक्सपैंड करता है। अच्छा, अब वो कह रहे हैं कि भाई द लेंथ ऑफ द कैपिलरी ट्यूब, जो कैपिलरी ट्यूब की लेंथ है ना ये सेम है, क्या है, ये सेम है। हाउ डज द न्यू थर्मोमीटर कंपेयर विद द ओल्ड थर्मोमीटर? अच्छा पहले खुद समझते हैं। अच्छा जी, अब देखो जरा, ये लेंथ है ना, जाता हूँ मैं, लेट सपोज जहाँ पे जो है ना 40 डिग्री सेल्सियस पे ये इतना एक्सपैंड कर रहा था प्रीवियस लिक्विड के हिसाब से, अब जो न्यू लिक्विड था ना उस पर इतना एक्सपैंड करेगा, है ना। तो देखो हमारे लिए इजी हो जाएगा ना पढ़ना, जो सेंसिटिविटी होगी बढ़ जाएगी ना, हम आराम से रीड कर पाएंगे, रीडिंग्स बड़ी हो जाएंगी, है ना, और ज़्यादा प्रिसाइज हो जाएंगी, तो हम आराम से रीडिंग पढ़ पाएंगे। लेकिन ये है कि लिक्विड और ज़्यादा एक्सपैंड कर सकता है, अगर ये मतलब इसकी मैक्सिमम रेंज जहाँ तक है इस लिक्विड की, अगर इस लिक्विड की मैक्सिमम रेंज जहाँ तक है तो उसकी रेंज बड़ी होगी, रेंज बड़ी होगी, वो आगे तक जाएगा, तो क्या होगा सेंसिटिविटी बढ़ जाएगी, सेंसिटिविटी बढ़ जाएगी, लेकिन उसकी रेंज छोटी होगी, उसके हिसाब से उसकी रेंज छोटी होगी, है ना, ऐसे ही ना। नेक्स्ट, अच्छा 110 डिग्री सेल्सियस पे स्टीम कंडेंस, व्हाट डज कंडेंसेस मींस दैट the water vapors are turning into liquid, ठीक है। अच्छा, on the surface to form water droplets at 100 degrees Celsius, what happens after the steam comes into contact with the surface, the molecules slow down। अच्छा एक बात याद रखना, एक बात, जब भी कोई सब्सटेंस सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस जा रहा होगा, इसका मतलब है वो एनर्जी गेन कर रहा होगा, और इसके मोलिक्यूल्स हर स्टेप पे फास्टर हो रहे होंगे, ठीक है, वो एनर्जी गेन कर रहा होगा और हर स्टेप पे उसकी एनर्जी फास्टर हो रही होगी। लेकिन जब भी कोई सब्सटेंस गैस से लिक्विड, लिक्विड से सॉलिड आ रहा होगा, तो एनर्जी लूज कर रहा होगा और वो उसकी स्पीड स्लो हो रही होगी। अच्छा अब देखना जरा,
बी क्या कहते हैं, बी कहता है कि भाई मोलिक्यूल स्लो हो रहे हैं एंड वो अपनी एनर्जी सराउंडिंग्स में दे रहे हैं, ऐसे ही ना, है ना। ए कहता है मोलिक्यूल स्लो हो रहे हैं लेकिन एनर्जी गेन कर रहा है, अगर एनर्जी गेन कर रहा होता है कोई सब्सटेंस तो वो तेजी से मूव करता, राइट। सी में कहता है मोलिक्यूल स्टे, नहीं मोलिक्यूल स्लो होंगे ना, दोनों गलत है, दोनों कह रहे हैं मोलिक्यूल्स हैं वो स्टे सेम, उनकी स्पीड सेम रहती है, जो कि गलत है। 21 which list shows the state of matter in order of expansion from smallest to greatest, सबसे ज़्यादा एक्सपेंशन कितनी होती है गैस में, उससे कम लिक्विड में, उससे कम सॉलिड में, ठीक है। सो स्मॉलेस्ट टू ग्रेटेस्ट, सबसे कम सॉलिड में, फिर लिक्विड में, फिर गैस, ठीक है। नेक्स्ट, which story describes the boiling and evaporation of a liquid, अब जब बॉइलिंग होती है ना, ये कहाँ पे होती है, ये थ्रू आउट द लिक्विड होती है, थ्रू आउट द लिक्विड बबल्स फॉर्म होते हैं, लेकिन इवेपोरेशन होती है ओनली अकर्स एट वन टेम्परेचर, गलत है, पहला गलत है, राइट गलत है। बी कहता है, तो मैं दूसरा पढ़ लेता हूँ, हाँ बी कहता है बबल्स थ्रू आउट द लिक्विड, हाँ थ्रू आउट द लिक्विड बबल्स फॉर्म होते हैं और प्रोड्यूसेस कूलिंग। अच्छा, आप जब क्रिकेट खेल के आते हो, अगर नहीं खेलते, फुटबॉल खेलते हो, बैडमिंटन खेलते हो, जो मर्जी खेल के आते हो, आपको बेसिकली पसीना आया होता है एंड जब आप पंखे के नीचे बैठते हो या फिर हवा लेते हो, जब वो इवेपोरेट करते हैं, जो वाटर ड्रॉपलेट्स होते हैं इवेपोरेट करते हैं, तो आपको थोड़ा कूल कूल फील होता है, राइट। जब भी इवेपोरेशन होती है आपको कूल कूल फील होता है, इवेपोरेशन हैज़ अ कूलिंग इफेक्ट। तो क्या आंसर होगा, बी आंसर होगा, है ना, आंसर बी होगा। नेक्स्ट, ओके, हम हेयर ड्रायर यूज्ड टू ब्लो एयर अक्रॉस द सरफेस ऑफ वाटर इन अ बीकर सो दैट वाटर इवेपोरेट्स। अब भाई बीकर में पानी है, मैंने गन पकड़ लिया, ठीक है, एयर ड्राई गन पकड़ लिया एंड मैं हवा मार रहा हूँ। अब क्या होगा, जब मैं हवा दूंगा ना पानी को, इट विल इवेपोरेट। इवेपोरेशन किस चीज़ पे इफेक्ट करती है, याद रखने हमेशा, इवेपोरेशन जो है किस चीज़ पे डिपेंड करती है, ये डिपेंड करती है भाई कि बीकर का सरफेस एरिया कितना बड़ा है। आप एक कप में, एक छोटी सी बोतल कैप में पानी ले लो और सेम एक बहुत बड़े जग में उतना पानी ले लो, तो जग वाला जल्दी इवेपोरेट होगा ना। अच्छा, दूसरी बात, टेम्परेचर पे, जितना ज़्यादा टेम्परेचर होगा उतनी जल्दी इवेपोरेशन होगी। तीसरी बात, भाई जितनी तेज़ हवा चलेगी, आप उसको जितनी तेज़ हवा मारोगे ना उतनी जल्दी इवेपोरेट होगा, राइट। अच्छा, अब वो कह रहे हैं किस पे डिपेंड करता है इवेपोरेशन, कैसे इंक्रीज होगा, व्हाट इंक्रीजेज द रेट ऑफ इवेपोरेशन ऑफ द वाटर। अच्छा, डिक्रीजिंग द स्पीड ऑफ द एयर, नहीं, जितनी तेज हवा होगी उतनी जल्दी इवेपोरेट होगा। डिक्रीजिंग द मास ऑफ द वाटर इन द बीकर, हो सकता है, ठीक है। फिर कहते हैं इंक्रीजिंग द सरफेस एरिया, हाँ ये देखो जरा, मैथ्स वाला इतना कंफर्म नहीं था, ठीक है, ये मैथ्स इतना खासा फर्क पड़ने वाला नहीं था, क्योंकि मैथ्स पे जो इवेपोरेशन डिपेंड नहीं करता, इवेपोरेशन मैथ्स पे डिपेंड नहीं करता, ठीक है। रेट ऑफ इवेपोरेशन, अगर मैथ्स कम कर दोगे ना, एक जगह बीकर है, एक जगह दो कप हैं, ठीक है, दो बोतल कैप से, एक में पानी ज़्यादा है, एक में कम है, ऑफ कोर्स कम वाला जल्दी इवेपोरेट कर देगा, लेकिन रेट ऑफ इवेपोरेशन, हर सेकंड में कितना पानी इवेपोरेट हो रहा है वो सेम रहेगा। अच्छा, हमने सरफेस एरिया बढ़ा दिया, ये सरफेस एरिया है ना, ये बढ़ा दिया, ऐसे कर दिया, कितना पानी था पहले, अब इतना हो गया, अब जल्दी इवेपोरेट हो जाएगा ना। सरफेस एरिया जब बढ़ाएंगे तो रेट ऑफ इवेपोरेशन भी बढ़ जाएगा। वॉल्यूम से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मैथ से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, फर्क किससे पड़ेगा, सिर्फ सरफेस एरिया, टेम्परेचर और विंड, ठीक है, याद रखना है। नेक्स्ट, डायग्राम शोज पी क्यू रिफ्लेक्टेड बाय मिरर एक्स टू अ पैरेलल मिरर। अच्छा देखो जरा, ये मिरर्स जो है ना पैरेलल है, पैरेलल मिरर है, पैरेलल मिरर है, पैरेलल, ठीक है। ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है जो कि 45 है, ये भी 45 है तो ये भी 45 होगा, ठीक है। अच्छा, मैं लिख लेता हूँ ना, दिस इज 45 degrees. The reflected ray along RS is parallel to PQ, parallel है, सही है। अब वो क्या कह रहे हैं, what statement is correct, अब वो कह रहे हैं एंगल बिटवीन PQ एंड QR, समझना, एंगल बिटवीन PQ एंड QR, ये एंगल बेसिकली, ये 45 है, ये आपको 45 लग रहा है, नहीं भाई ये तो 90 है, राइट, दिस इज 90। फिर कहते हैं तो भाई एंगल बिटवीन QR एंड RS, QR
ये एंगल, क्यू आर एंड आर एस, ये एंगल 180 है, नहीं ये तो 90 है, ये तो 90 है ना। अब तीसरे में कह रहे हैं कि भाई एंगल ऑफ इंसिडेंस ऑफ पी क्यू, एंगल ऑफ इंसिडेंस ऑफ पी क्यू ऑन द मिरर एक्स 60, ये एंगल 60 है, 45 है, राइट? गलत। द एंगल ऑफ इंसिडेंस ऑफ क्यू आर ऑन मिरर, क्यू आर ऑन मिरर इज 45। अच्छा अब देखना जरा गौर से, ये एंगल हिट किया, ये एंगल कह रहे हैं 45 है। गौर से देखना, दीज बोथ मिरर्स आर पैरेलल, राइट? हमें नजर आ रहा है भाई यहाँ पे एक जेड फॉर्म हो रहा है, एक जेड फॉर्म हो रहा है, सॉरी एक जेड बन रहा है। अगर ये 45 है तो दिस मस्ट बी 45 एज वेल, है ना? सेम हो गया ना, सेम सेम। तो क्या हो गया, आंसर डी हो गया ऑफ कोर्स। अगर नहीं भी समझ आ गया ना, देखो पहले दिन तो गलत ही थे, तो चांसेस क्या थे कि आखिरी वाला सही होगा ना, ऐसे करके देख लीजिए, बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे बच जाते। ओके नेक्स्ट। अच्छा भाई, एन ऑब्जेक्ट इज व्यू थ्रू अ थिन कन्वर्जिंग लेंस, कन्वर्जिंग लेंस है, ठीक है। कन्वर्जिंग लेंस क्या करता है, बेसिकली मैग्नीफाइंग की तरह काम करता है, चीज़ों को बड़ा कर देता है। कहते हैं ना भाई दूर की ऐनक या फिर नज़दीक की ऐनक, ऐनक मतलब क्या होता है, दूर वाली जो होती है ना वो होता है दूसरा, दूसरा लेंस होता है डाइवर्जिंग लेंस, जो कि दूर की चीज़ों को आपके लिए क्लियर कर देता है। और कन्वर्जिंग लेंस क्या करता है, वो होता है आप मतलब नज़दीक की नज़र के लिए, कि जो आपके सामने चीज़ें होती है ना वो क्लियर नज़र आती है, वो बड़ी हो जाती है थोड़ी, ठीक है। अच्छा देखना ज़रा, घर में ना अपने ग्रैंड पेरेंट्स की तरह ट्राई करना ज़रा, आपको समझ आ जाएगा सारा। ओके, बिकॉज मैं तो एक्सपेरिमेंट कर चुका हूँ। हाउ डज द इमेज कंपेयर विद द ऑब्जेक्ट, ये इमेज बन रही है, यहाँ पे इमेज बन रही है, ठीक है। ये इमेज ऐसे बनेगी, आप देखो ज़रा, इमेज बन रही है, ये बन रही है इमेज, ये बड़ी है ना, पहले तो बड़ी, ऊपर से अपराइट, बिल्कुल सीधी है ना। इज लार्जर एंड अपराइट, इज लार्जर एंड अपराइट, राइट? सही हो गया, सॉरी स्मॉलर नहीं है, अपराइट है, लार्जर है, ये आ गया। ओके नेक्स्ट। अच्छा भाई, violet and indigo light have the shortest wavelength in the spectrum of visible light. Which three colors in order of increasing wavelength immediately follow indigo? Immediately follow indigo, याद है ना? रोए, आर, सॉरी मैं लिख लेता हूँ, आर ओ, रेड ऑरेंज येलो, सॉरी 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 सॉरी, मेरी क्लास क्या लंबी हो रही है भाई, जल्दी करना पड़ेगा। ओके 48 मिनट्स की ऑलरेडी होगी भाई, अगर 1 घंटे से ऊपर चलेगी ना तो तकरीबन आई गेस 3 घंटे लगेंगे इस वीडियो को अपलोड होने में। चलो किधर गया, हाँ, रेड ऑरेंज येलो ग्रीन, ग्रीन ब्लू इंडिको वायलेट। अब बात क्या हो रही है, वेवलेंथ की बात हो रही है, बात किसकी हो रही है, वेवलेंथ की बात हो रही है, ठीक है। किधर गया क्वेश्चन, हाँ, विच थ्री कलर्स इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग वेवलेंथ, सबसे कम वेवलेंथ किसकी होती है, वॉयलेट की, सबसे ज़्यादा किसकी होती है, रेड की। अब इंक्रीजिंग चाहिए, ब्लू देखो, ब्लू नीचे आ रहा है, ठीक है, उससे ज़्यादा किसकी, ग्रीन की है, उससे ज़्यादा किसकी है, येलो की, नहीं भाई येलो की उससे ज़्यादा है ना, गलत, पहले वाला गलत है। बी देखो, ब्लू की सबसे कम है, फिर ग्रीन की उससे ज़्यादा है, फिर येलो की उससे ज़्यादा है, सही है ना, बिल्कुल पैटर्न में आ गया भाई, सेम सेम है ना। ब्लू, पहले ब्लू आ गया, फिर ग्रीन आ गया, फिर येलो आ गया, सेम सेम इंक्रीजिंग, राइट। सो आंसर क्या होगा, अपना आंसर मिल गया, आंसर क्या होगा हमारे पास, हो जाएगा ब्लू, सॉरी बी, बी से ब्लू, बी से बी, सही हो गया। चलो ओके, बहुत इजी क्वेश्चन है भाई ये तो। डायग्राम शोज द पोजीशन ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ सब्सटेंस एट वन पॉइंट इन अ टाइम, टाइप ऑफ वेव, कौन सी वेव है भाई, देखो हमें क्या नजर आ रहा है, वी कैन सी कि भाई यहाँ पे कंप्रेशन है, हाई प्रेशर रीजन है, एंड यहाँ पे रेयर फ्रैक्शन है, लो प्रेशर रीजन है।
तो ये कहाँ पे होते हैं कंप्रेशन एंड रेयर फ्रैक्शन रीजन, कहाँ पे होते हैं? साउंड वेव्स में। एंड साउंड वेव्स हमारे पास है लॉन्गिट्यूडनल वेव, है ना? और ये क्या होंगे? एक्स क्या होगा? कंप्रेशन, हाई प्रेशर रीजन। इजी क्वेश्चन। लॉन्गिट्यूडनल है और क्या है? एक्स पे हमारे पास कंप्रेशन है, ठीक है। नेक्स्ट। हाँ भाई, इस क्वेश्चन में ही फंसा था, पता नहीं मुझे 3 मिनट लगे थे करने में। अ मैन स्टैंड्स बिटवीन टू टॉल बिल्डिंग्स पी एंड क्यू। इसको समझाना मेरे लिए मुश्किल होगा, लेकिन कोशिश करूंगा कि आपको समझ आ जाए, ठीक है। अब एक तो 50 है, एक तो 200, समझ लेते हैं ना, नहीं समझ लेते। एक बंदा खड़ा हुआ है, एक बंदा खड़ा हुआ है, उसके हाथ में हॉर्न है। उसने किया कि हॉर्न बजाया, पहली जो साउंड में वो जाई गई 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 गई, क्या हुआ? जाते जाते यहाँ जैक्सन टकराया वॉल से एंड वापस आ गई। उसने कितना डिस्टेंस कवर किया? 200 प्लस 200, 400 मीटर्स। और दूसरी मतलब एक और एको थी जो कि यहाँ से गई 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 टकराई एंड वापस आ गई। उसने तकरीबन 100 मीटर्स कवर किया। अच्छा, अब वो कहते क्या हैं? वो कहते हैं कि भाई पहली वेव आई इधर, जो पहली इको आई वो क्या आई? बिल्डिंग पी से, पी से आई, वो यहाँ से वो गई 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 यहाँ से टकराई और रिफ्लेक्ट बैक करके वापस आ गई, ठीक है। और उसके बिल्कुल 1 सेकंड बाद दूसरी वेव आई जिसने 200 मीटर्स कवर किया और उसके बाद वापस आ गई 200 मीटर्स कवर किया दोबारा। अच्छा, मतलब क्या है? जो इसका टाइम वो एक्स है, 100 मीटर्स का टाइम एक्स है, याद रखना है। 100 मीटर्स का टाइम एक्स है और 400 मीटर्स का टाइम क्या है? एक्स। क्या टाइम है? टाइम है हमारे पास x+1, है ना? 1 सेकंड बाद ही आई। दोनों दोनों ने स्टार्ट किया था ना, दोनों ने साथ जाना स्टार्ट किया था, ठीक है। 100 मीटर्स के जो लेंथ कवर करने वाली एको है उसका टाइम क्या है? एक्स है। और 400 मीटर्स कवर करने वाली एको का टाइम क्या है? x+1 है ना? हमने स्पीड निकालनी है, डिस्टेंस ओवर टाइम। स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है? डिस्टेंस ओवर टाइम, है ना? डिस्टेंस ओवर टाइम, डिस्टेंस ओवर टाइम। ये फॉर्मूला नहीं है, मैं सिर्फ समझाने के लिए बता रहा हूँ, सुनना जरा गौर से ना। डिस्टेंस क्या है? डिस्टेंस में एक वेव का ले लेता हूँ, लेट्स सपोज मैं इस वेव का ले लेता हूँ, इस वेव का ले लेता हूँ 400, दिस इज 400, दिस इज 400 ओवर x+1 डिस्टेंस है। अच्छा, मैंने ना किसी तरह इस x को हटाना है, मैंने किसी तरह इस x को हटाना है। एंड मुझे बताइए ये जो x है ये 100 मीटर्स का टाइम है। मैं बताया था ना, ये जो x है हमारे पास ये 100 मीटर्स का टाइम है। कितना? 100 मीटर्स का टाइम है ना? स्पीड सेम है, इसके लिए भी सेम है, इसके लिए भी सेम है। 100 मीटर्स का टाइम है, मैंने इस x को हटाना है, तो मैं क्या करूँगा? इस x को हटाने के लिए इस 400 के अंदर से 100 मीटर्स निकाल दूंगा, क्योंकि ये x का, ठीक है, 100 मीटर्स का टाइम उसने x के लिए लिया था, ऐसा ही ना? निकाल दो, x को निकाल दो, x का टाइम था 100 मीटर्स का टाइम, तो क्या हो जाएगा? 300/1, 300/1, 300/1 करो, 300 मीटर पर सेकंड में आंसर आ जाएगा, ठीक है। मैं दोबारा समझा देता हूँ। दो बिल्डिंग से, एक क्यू थी, एक पी थी। क्यू उस बंदे से 200 मीटर दूर थी एंड पी उस बंदे से 50 मीटर दूर थी। पहली इको आई x सेकंड्स में, जिसने पहले गई 50 मीटर्स कवर किया, बिल्डिंग से टकराई और वापस आई, 100 मीटर्स का डिस्टेंस कवर किया। मतलब क्या है? 100 मीटर के डिस्टेंस के लिए टाइम था x सेकंड्स। और देखना, दूसरी गई इस बंदे से बिल्डिंग क्यू से क्यू तक 200 मीटर कवर करके और वापस आई 200 मीटर कवर करके, मतलब 400 मीटर उसने कवर किया x+1 सेकेंड्स में, है ना? हमें पता है x टाइम कितना है? 100 मीटर्स का। हमने इस x को रिमूव करना है। हमने क्या किया? x को रिमूव किया और इस डिस्टेंस में से 100 मीटर और निकाल दिए, क्योंकि x तो था ही 100 मीटर का टाइम ना। हमने क्या किया? 300/1 कर लिया, बस आंसर आ गया, ठीक है। इज इट क्लियर? आई होप इट मेक सेंस। तो 300 मीटर हमारे पास आंसर है इसका, सही है। क्वेश्चन समझाना वाकई मुश्किल था। अगर नहीं समझ आया जस्ट मेक मी श्योर, मैं दोबारा समझा दूंगा, ठीक है। अच्छा,
व्हाट इज वन यूज ऑफ अल्ट्रासाउंड का तो बोल दीजिए भाई, क्लीनिंग ज्वेलरी, इसके लिए कोई लॉजिक नहीं है। अच्छा, व्हाट इज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। अच्छा देखना, मैं ना इस पॉजिटिवली चार्ज रोड को इसके पास लेके गया। अब पहले क्या था समझना, पहले इसके अंदर क्या था कि इसके अंदर ना इस तरह पहले पॉजिटिव भी था, पॉजिटिव भी था, नेगेटिव भी था, पॉजिटिव था, नेगेटिव था, पॉजिटिव था, नेगेटिव था, पॉजिटिव, ये सब इस तरह डिस्ट्रीब्यूट हुए थे। एंड जब मैं इसके पास से लेके आया ना रोड, इन इस पॉजिटिवली चार्ज रोड ने क्या किया, इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट किया, बिकॉज नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं ना डीलोकलाइज होते हैं, दे कैन मूव, है ना। तो सारे के सारे इलेक्ट्रॉन इसके पास आ जाएंगे इस तरह, और पॉजिटिव इधर आ जाएंगे, पॉजिटिव अपनी जगह ही रहेंगे, इलेक्ट्रॉन सारे इधर आ जाएंगे, ऐसे है ना। तो कौन सी इंफॉर्मेशन से बताती है, ये देखो सी, सी है ना, सी सही बता रही है, तो आंसर क्या हो जाएगा सी। नेक्स्ट, टू मेटल स्फीयर्स आर माउंटेड ऑन इंसुलेटेड स्टैंड। अच्छा समझना जरा ना, ये स्टैंड इंसुलेटेड है, इंसुलेटेड स्टैंड है, राइट। स्फीयर एक्स इज इनिशियली अनचार्ज, स्फीयर एक्स जो है वो अनचार्ज है, एंड स्फीयर वाई जो है पॉजिटिवली चार्ज है। मतलब क्या है देखो, मैं कहता हूँ इसके अंदर क्या है, ये नेगेटिव है, नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव, और ये क्या है पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव 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 पॉजिटिव, है ना, ऐसे ही ना। अब होगा क्या देखो, अब अगर ये चार्ज हमने जो है ऊपर एक प्लेट, एक मेटल की प्लेट जो है ना इनके साथ रख दी, ये दोनों इससे अटैच हो गए। अब होगा क्या समझना, यहाँ पे जो है ना ये पॉजिटिवली चार्ज है, यहाँ से थोड़े इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे आ जाएंगे, है ना, यहाँ से थोड़े इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे आ जाएंगे, सारे नहीं जाएंगे, याद रखना सारे नहीं जाएंगे, थोड़े से यहाँ पे आ जाएंगे और थोड़े से यहाँ रह जाएंगे। अब होगा क्या, ये भी पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा, ये भी पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा, है ना। ऐसे देखो कैपेसिटी होती है ना, ऐसे यहाँ पे मैं कहता हूँ 6 इलेक्ट्रॉन से पॉजिटिव, 6 पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन से, ठीक है। मतलब क्या मैं कहता हूँ कि भाई यहाँ पे मेरे पास जो है ना, लेट मी एक्सप्लेन यू अगेन, ठीक है, थोड़ी सी गलती होगी समझना। ओके, अच्छा मैं कहता हूँ मेरे पास ना यहाँ पे दो नेगेटिव थे, और एक, दो, तीन, चार, पाँच, 6 पॉजिटिव थे, यहाँ पे 6 पॉजिटिव थे और 6 नेगेटिव थे। अब होगा क्या देखना, अभी तब तक मतलब क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स इलेक्ट्रॉन्स कुछ इलेक्ट्रॉन्स ना यहाँ से, समझना, कुछ इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से यहाँ चले जाएंगे। याद रखना प्रोटॉन्स कभी भी मूव नहीं करते हैं, ये नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज कैसे आता है, इलेक्ट्रॉन्स का जाना इलेक्ट्रॉन्स का आना। कुछ इलेक्ट्रॉन्स यहाँ चले जाएंगे और तब तक चले जाएंगे, मतलब उतने जाएंगे कि दोनों पे सेम आ जाए, दोनों पे सेम चार्ज आ जाए, ठीक है। यहाँ पे 2 थे, यहाँ पे 6 थे, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ से पहले एक चला जाएगा, 3 हो जाएंगे, 4, ठीक है। मैं कहता हूँ यहाँ से ना, यहाँ से मेरे 2 इलेक्ट्रॉन्स गए, 2 गए और 2 यहाँ पे आ गए, समझना, समझना, 4 नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स हैं माइनस, ठीक है, और 6 पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन्स हैं। यहाँ पे भी क्या होगा, 4 नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स है और 6 पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन्स है। अब वो क्या जाएगा, हमें तो हो जाएगा 2 पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे आ जाएगा, 2 पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे आ जाएगा। जब तक चार्ज सेम ना हो जाए, इलेक्ट्रॉन्स जो हैं आपस में आधे आधे हो जाते हैं, ठीक है, इस तरह। आई होप समझ आ गया हो, मुश्किल था समझाना, ठीक है। तो दोनों के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा, दोनों के ऊपर होगा फाइनली पॉजिटिव चार्ज ही, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट, ओके, the diagram shows a simple electric circuit which should describe the change on the electrons and the direction of the electron flows through the resistor, okay। अब देखना जरा, इलेक्ट्रॉन्स कैसे मूव करेंगे। इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो नेगेटिव से पॉजिटिव जाते हैं, राइट, नेगेटिव से पॉजिटिव जाते हैं। अब इतनी डिटेल में क्यों नहीं जा रहा कैसे जाते हैं, लेकिन नेगेटिव से पॉजिटिव जाते हैं, और करंट पॉजिटिव से नेगेटिव जाता है ना। तो अब वो कह रहे हैं कि भाई डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन चार्ज क्या होगा, सॉरी चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, अच्छा ये तो ईजी है भाई, बहुत ईजी है। चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन में पहले नेगेटिव होगा,
और डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्लो, इलेक्ट्रॉन जाएंगे ऐसे, ऐसे जाएंगे नेगेटिव टू पॉजिटिव, मतलब क्या एक्स टू वाई जाएंगे, एक्स टू वाई, सॉरी 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 सॉरी, नेगेटिव टू पॉजिटिव जाएंगे, मतलब क्या वाई टू एक्स जाएंगे, है ना, वाई टू एक्स और नेगेटिव वाई टू एक्स, ये देखो सही आंसर मिल गया बी, सही आंसर आ गया, ठीक है। नेक्स्ट, charge of 0.40 coulombs passes through a resistor in 1 second। इतना पा भाई क्या मसला है, इतना चार्ज पास हुआ एक रेजिस्टर से 1 सेकेंड में, 2 सेकेंड्स में 20 जूल्स ऑफ थर्मल एनर्जी प्रोड्यूसेस इन द रेजिस्टर, इतनी पावर प्रोड्यूस हुई। व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द रेजिस्टर, व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द रेजिस्टर, भाई रेजिस्टर के अगेंस्ट पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, ये क्वेश्चन बहुत मुश्किल था, इसमें फंसा था, लेकिन कोशिश करूंगा कि आपको सीधा समझा दूं, ठीक है। अच्छा, सो सबसे पहले तो करंट फाइंड कर लेते हैं, राइट, करंट इज इक्वल्स टू करंट के, ओके, सो करंट आई से रिप्रेजेंट होते हैं, करंट इज इक्वल्स टू चार्ज ओवर टाइम, है ना, करंट इज इक्वल्स टू चार्ज कितने 0.4/1, ठीक है। सो करंट क्या आ जाएगा, करंट इज इक्वल्स टू 0.4। अच्छा, अब हमें क्या है कि भाई हमें टाइम दिया हुआ है, हमें टाइम दिया हुआ है, एनर्जी दी हुई है, क्या हम पावर फाइंड कर सकते हैं, क्या हम पावर फाइंड कर सकते हैं, एनर्जी ओवर टाइम, है ना, हाँ भाई फोर्स कर सकते हैं। तो क्या हो जाएगा पावर इज इक्वल्स टू एनर्जी ओवर टाइम, ठीक है। पावर क्या है, पावर इज इक्वल्स टू एनर्जी कितनी है 20, टाइम कितना है 2, क्या हो जाएगा पावर इज इक्वल्स टू 10। अब समझना, अब हम पोटेंशियल डिफरेंस निकाल पाएंगे, पावर इज इक्वल्स टू आई वी, आई वी, है ना, पावर इज इक्वल्स टू आई वी, है ना, पावर कितनी है, पावर हमारे पास है कितनी थी 10, और करंट कितना है 0.4, मल्टीप्लाई बाय वी, वी निकालना है ना, ठीक है। तो 10/0.4 विल गिव अस वी, जो कि हमारे पास आंसर आ रहा है 25, आंसर आ गया, है ना, बस समझना पड़ता है और सब कुछ निकल आता है, 25 वोल्ट आंसर आ गया, ओके। डायग्राम शोज सिंपल इलेक्ट्रिक सर्किट विच मीटर मेजर्स द करंट इन रेजिस्टर आर, कहाँ पे रेजिस्टेंस आर, ये ना, रेजिस्टेंस R2, अच्छा, ओके। वोल्ट मीटर हमेशा मतलब पैरेलल में लगेगा, और एमीटर जो करंट फाइंड करता है हमेशा सीरीज में लगेगा, तो डी वाला फाइंड करेगा, डी वाला फाइंड करेगा ना, ये डी फाइंड करेगा। नेक्स्ट, जल्दी जल्दी करते हैं, बहुत कम टाइम रह गया। व्हेन द फ्लैश, अच्छा हमने पिक्चर खींची कैमरे से, तो चार्ज पास हुआ इतना, इतना चार्ज पास हुआ 0.0030 सेकेंड्स में to the flash lamp, the average voltage, अच्छा across the lamp voltage इतना है। what is the electrical energy supplied to the flash lamp, electrical energy कितनी supplied हुई and average power कितनी थी, पहले पावर फाइंड करते हैं। अब बच्चे कंफ्यूज होंगे भाई पहले हम एनर्जी फाइंड करें पावर, पहले पावर फाइंड करते हैं, पहले पावर फाइंड कर लेते हैं, ठीक है। तो पावर इज इक्वल्स टू आई वी, है ना, आई क्या है, आई फाइंड करना है, आई कैसे फाइंड करेंगे, कैलकुलेटर कहाँ गया फिर से, आई कैसे फाइंड करेंगे, चार्ज ओवर टाइम, चार्ज कितना मेरे पास चार्ज है 1.5/0.0, 1.5, सॉरी, तो करंट इज इक्वल्स टू 1.5/0.003, क्या आता है 1.5/0.003 क्या आता है 500, करंट कितना है, करंट हमारे पास है 500, ठीक है, और वोल्ट्स हमें गिवन है 3600, तो पावर इज इक्वल टू 500 मल्टीप्लाई बाय 3600, आंसर हमारे पास आएगा 181234 सही आंसर आ गया जूल्स। अब एनर्जी फाइंड करनी, एनर्जी इज इक्वल्स टू
पावर मल्टीप्लाई बाय टाइम। पावर कितनी है, इसको टाइम से मल्टीप्लाई कर दो। टाइम हमारे पास कितना है, टाइम 0.03 है ना, 0.003 आंसर आ जाएगा। क्या आएगा आंसर आपके पास, आ जाएगा 1 2 3 4 5 मल्टीप्लाई 0.003, क्या आंसर आ जाएगा 5400। 5400 एनर्जी और ऊपर पावर। सही है, चलो देखते हैं। हाँ ये देखते हैं, आंसर आ गया। ठीक है, 5400 एनर्जी और 1.8 मल्टीप्लाई 6 पावर। Which lamp lights when switch S1 is closed? अभी क्लोज का मैसेज समझना है जरा, ये भी देखना। ये अभी जो है ना ओपन है, दिस इज ओपन। S2 S1 की बात हो रही है, ये अभी ओपन है, ओपन है, इसको क्लोज कर दिया, क्लोज। तो क्या होगा, करंट जाएगा यहाँ से, जाएगा जाएगा जाएगा, यहाँ नहीं जाएगा क्योंकि ये सर्किट टूटा हुआ है। जाएगा जाएगा जाएगा, यहाँ से जाएगा, दो लैम्प जलाएगा, फिर वापस आ जाएगा। कौन से क्लॉक के, L1 एंड L2, L1 एंड L2 है ना, L1 एंड L2 ओनली। सो करेक्ट आंसर होगा सी। नेक्स्ट, ओके ओके ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ भाई, सो अच्छा, हेयर ड्रायर है, विच स्टेटमेंट व्हेन वायर द हेयर डज नॉट नीड एन अर्थ वायर। अच्छा, इसमें अर्थ वायर क्यों नहीं होती है, क्योंकि भाई ये इंसुलेटेड होती है ना, इसका जो बॉडी होती है वो इंसुलेटेड होती है, प्लास्टिक की बनी होती है, जिससे करंट पास नहीं कर सकते। तो इसलिए क्या होता है, इट हैज़ डबल इंसुलेशन, है ना, इट हैज़ डबल इंसुलेशन। नेक्स्ट, अब थम वाला वही गन आ गई, गन आ गई, FBI है ना, FBI, ये क्या होता है, थम, FBI फोर्स होती है, थम फोर्स होती है, मैग्नेटिक फील्ड होती है, और ये क्या होता है, करंट होता है। P क्या है, फोर्स, P फोर्स है, Q क्या है, Q हमारे पास है FB, हाँ मैग्नेटिक फील्ड है, और R के करंट है। डी आंसर, सॉरी। क्या आंसर आएगा, डी, राइट, डी आंसर आ गया। अच्छा, नेक्स्ट, एज अ मैग्नेटिक, अच्छा मैग्नेट को जब हम मैग्नेटिक फील्ड लाइन से कट करेंगे ना, तो क्या होगा, ईएमएफ इंड्यूस होगी, ईएमएफ आ जाएगी। और ये ईएमएफ के साइज को हम कैसे इंक्रीज कर सकते हैं, बाय मूविंग द मैग्नेट फास्टर, या फिर कोइल्स के राउंड बढ़ा दो, कोइल नहीं, कोइल के राउंड बढ़ा दो, और या फिर मैग्नेट स्ट्रॉन्ग ले लो। मूविंग द ऑपोजिट पोल नहीं, ऑपोजिट पोल से भाई कुछ भी नहीं होगा, ठीक है। अच्छा, पुलिंग द मैग्नेट आउट ऑफ द कोइल, आउट ऑफ से कुछ नहीं होगा भाई। पुशिंग द मैग्नेट फास्टर, जितना फास्ट मूव करेंगे उतना ज़्यादा जल्दी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कट होंगी और उतना ज़्यादा ईएमएफ इंड्यूस होगा। अनवाइंडिंग सम ऑफ द, अच्छा हम कह रहे भाई कोयल के टर्न्स बढ़ाओ, और ये उसको अनवाइंड कर रहे, तो उससे तो कोई फायदा होगा नहीं, डिक्रीज होगी और डिक्रीज होगी, है ना। फाइनली आखिरी क्वेश्चन। अच्छा, इलेक्ट्रिकल पावर इज ट्रांसमिटेड बाय केबल्स ओवर लॉन्ग डिस्टेंस एट वेरी हाई वोल्टेजेस, ठीक है। व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ यूजिंग वेरी हाई वोल्टेजेस। अब होता क्या है, जब हम वोल्टेजेस को बढ़ाते हैं ना, हम जब वोल्टेज को बहुत इंक्रीज करते हैं तो जो करंट है ना वो कम हो जाता है। करंट क्या होता है, करंट हमारे पास कम हो जाता है, एंड जब करंट गर्म होता है, जो करंट कम हो जाता है ना, तो केबल्स गर्म नहीं होती, केबल्स के अंदर जो है ना केबल्स गर्म नहीं होती, और केबल से जो एनर्जी है ना, हीट एनर्जी, वो लॉस नहीं होती। अगर हम हाई करंट पे गुजारते हैं ना वायर्स को, तो क्या होता है कि करंट की वजह से वायर्स हीट अप होना स्टार्ट हो जाती हैं और गर्म होना स्टार्ट हो जाती है, गर्म की वजह से क्या होता है, हीट लॉस होना स्टार्ट हो जाती है। तो वोल्टेज हाई कर देते हैं ताकि करंट कम हो जाए, और करंट कम हो जाएगा तो क्या होगा, हमारे पास हीट एनर्जी, एनर्जी लॉसेस कम होंगी। अच्छा, अब बताया ना कि भाई हाई पावर लॉस जो होती है वो कम होती हैं, और करंट इन केबल्स वो भी लो होता है, ठीक है। तो डी आंसर होगा इसका सही। अच्छा सही है, तो हो गया काम, तो मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।